अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शुजा कुरैशी और आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल शो लेकर आ रहे हैं। और इस शो की जो ख़ास बात है उसके बारे में आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि हुकूमत चंद रोज़ में आइंदा माली साल का बजट पेश करने जा रही है, तो हमने ये सोचा कि इस बजट मेकिंग प्रोसेस में नौजवानों को शामिल किया जाए। और क्यों ना शामिल किया जाए, पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 65% जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारी कंट्री, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, एक नौजवान मुल्क है। तो इसमें हमने ये सोचा कि हम किसी तालीमी इदारे के साथ मिल के और उनके स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके आपके सामने एक बजट पेश करें। तो हम आज मौजूद हैं लम्स में और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं लम्स की इंतज़ामिया का, तमाम स्टूडेंट्स का, पूरी टीम का जिन्होंने ये प्रोग्राम पॉसिबल किया है। मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि कैसे चलेगा। हमारे पास पैनल्स भी हैं, बहुत अच्छा हमने पैनल आपके लिए तरतीब दिया है। ये इंट्रोडक्शन जो मैं आपसे करा रहा हूँ, इसके बाद मैं जो टीम लम्स की बजट पेश करेगी, जो उन्होंने बनाया है, 2 लोग हैं, वो 3 लोग हैं, लेकिन हमने फ़िलहाल 2 को दावत दी है। और सबसे पहले मैं उनकी तरफ चलूँगा और उनसे कहूँगा कि अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम फातिक नदीम है। और मेरा नाम है राबिया खान। तो ये बताइए कि आप लोग तैयार हैं? बजट की आपने तैयारी कर ली है, आप पेश करने जा रहे हैं आज? जी बिल्कुल। ठीक है, आपकी टीम में आप सिर्फ 2 ही लोग हैं या और भी लोग शामिल हैं? हमारे साथ 2 और लोग हैं। अच्छा, वो वहाँ बैठे हैं। ठीक है, हम पूरी टीम का भी इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे। आप लोग अपनी सीट पे जाइए और अब मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने पैनल को। हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर हक मलिक साहब, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं और रीजनल चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, जो एपेक्स बॉडी है पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी की। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब आपका। उनके साथ बैठी हैं हुज़ैमा बुखारी साहिबा, ये टैक्स एक्सपर्ट हैं और ये लम्स से पढ़ाती भी हैं। आपको भी वेलकम करते हैं मिस बुखारी। और उनके साथ बैठे हैं आमिर फयाज साहब। आमिर फयाज साहब चेयरमैन हैं एप्टेमा के। हमको मालूम है कि हुकूमत ने इस साल के शुरू में जनवरी में एक टेक्सटाइल पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन टेक्सटाइल वाले बड़े नाराज़ हैं कि अब तक पैकेज की जो रकम रखी गई थी उसमें से बहुत ही कम हुकूमत ने डिसबर्स किया। तो इस पर भी हम बात करेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब। उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर महमूद खालिद साहब, जो इकोनॉमिस्ट हैं और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट के ये वहाँ पे काम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का भी। और उनके साथ बैठे हैं कमाल मियाँ साहब, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, जो बजट की है लाहौर चैम्बर की। कमाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सबसे पहले अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे हैं उनकी तरफ जाऊँगा। उनसे कहूँगा कि आइंदा आने वाले जो बजट में जो 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो चाहेंगे कि होनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। और उसके बाद फिर हम अपने कुछ ऑडियंस से भी सवाल करेंगे। उसके बाद हम अपनी टीम से बोलेंगे, लम्स की टीम से, कि वो अपना बजट प्रेजेंट करें और उसके बाद उस पर सवाल जवाब होंगे। तो मंजूर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ। सबसे पहले बताइए कि फेडरेशन, लोग FPCCI जो कहते हैं, ये काम क्या करता है? हर साल हम देखते हैं कि जब बजट आता है तो आप लोग जो हैं वो हेडलाइंस में होते हैं कि ये प्रपोजल हमारा है, इसको भी आप शामिल करें, लेकिन उसके बाद लोग नहीं जानते कि क्या करते हैं आप लोग। सर, जो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक चैम्बर है और इसी तरह के 74 चैम्बर्स हैं पाकिस्तान में काम करते हैं, जिसमें वुमेन चैम्बर्स हैं, स्मॉल चैम्बर्स हैं और 116 एसोसिएशंस हैं जो सब्जेक्ट वाइज होती हैं। अगर एक सब्जेक्ट है, फ़र्ज़ करें मीडिया है, तो मीडिया की एक एसोसिएशन है जो, तो हर एसोसिएशन, हर चैम्बर के 2-2 वोट हैं फेडरेशन के लिए। ठीक है। फिर इसके हर सूबे में एक जोनल ऑफिस है जो ऑपरेट करता है और फिर फेडरेशन में फिर इसी तरह इसकी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिसको हम बिजनेस काउंसिल्स कहते हैं और फिर जॉइंट चैम्बर्स हैं, जैसे पाकिस्तान चाइना जॉइंट चैम्बर भी है। तो इनका बेसिक काम ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको कलेक्ट करें और गवर्नमेंट के साथ उसको नेगोशिएट करते रहें, ताकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए वो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ग्राउंड से टच हो, ताकि उसके रिजल्ट जो है। अब तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कि जो हर साल बजट के खास तौर से टाइम पे जो आप प्रपोजल्स देते हैं गवर्नमेंट को, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, ज़ाहिर है इतने पुराना आपका भी इदारा है, तो क्या वो बजट में आपको नज़र आती हैं चीज़ें? असल में गवर्नमेंट को ये अभी तक शायद समझने में मुश्किल आ रही है कि बजट की जो चाल है वो अपनी कौम को शिकस्त देने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होनी चाहिए और उस कैपेसिटी बिल्डिंग से ही दुनिया में, अक़वाम में हमें इज़्ज़त मिलेगी। तो ये जो चाल है इस बजट की, वो सिर्फ गोरख धंधा नहीं होना चाहिए प्लस माइनस फिगर्स का, और उसके बाद फिर आप मल्टीपल बजट लेके आते हैं जिसे मिनी बजट। तो हर साल क्या होता है गोरख धंधा, आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली होता है।
और इसको हमें ख़त्म करना चाहिए, बिल्ड करके अपने इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप है उसको बिल्ड करने के लिए, और अपनी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको मार्केट करें और मार्केट के लेवल पे जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि अब जो चंद रोज़ में हुकूमत बजट पेश करने जा रही है उसमें आप 2 से 3 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पाकिस्तान की मईशत के लिए और ख़ासतौर से नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हर इदारे की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। देखिए हमारे पास लैब्स कहाँ पे है, लैब्स है एजुकेशन में। हम जितनी इंपोर्ट्स करते हैं हमारे पास उसका कोई मुतबादल नहीं है कि हम प्रोडक्शन कर सकें यहाँ पे। दूसरी ये है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अनजस्टिफाइड तरीके से लोगों से टैक्स वसूल करती है, जिसकी वजह से FBR से लोग बड़े तंग होते हैं और वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में नहीं आते। जब डॉक्यूमेंटेड में नहीं आते तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती। देखिए कोई भी इन्वेस्टर हवा में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो और तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के माइंडसेट में ये चीज़ आनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान के जो पोटेंशियल है वो सबसे पहले हक पाकिस्तानियों का है, जो मराद आप दुनिया को दे रहे हैं वो पाकिस्तानियों को पहले दें। और उसके बाद ये है कि जो इंटरनेशनल एम्बार्कोज हम पे लगी हुई हैं कि हम ट्रैवलिंग बहुत कम कर सकते हैं, हमारे वीज़ा प्रोसेस बहुत मुश्किल हैं, और उसी वजह से देखें 3 सेटअप में हम लोग तकसीम हो चुके हैं। एक ये है कि गवर्नमेंट का पासपोर्ट है, अगर मेरे पास ऑफिशियल पासपोर्ट है तो आधी दुनिया मेरे लिए फ्री है, और उसके बाद जो ड्यूअल नेशनल्स हैं उनके लिए आसानी है, और तीसरे लोग वो रह गए हैं जिन्होंने रेजिडेंस वीज़े ले लिए। तो जो कॉमन मैन है उसकी कैपेसिटी किधर गई? वो जब तक इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करेगा तो हम अपना सॉफ्ट इमेज सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू देंगे। और फाइनली जो हमारे फॉरेन अफेयर है उसका काम जो है वो इस काबिल नहीं है कि हम दुनिया में अपना अच्छा मुकाम हासिल कर सके जितनी हमने खिदमत की है, और कमर्शियल अताशी बिल्कुल काम नहीं करते। मैं आपके फोरम से कहूँगा कि इस बजट में उनको भी कहा जाए, टारगेटिंग की जाए और हर दुनिया का मुल्क हमारे लिए खोला जाए जैसे दुनिया के लिए हम खोल दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं बढ़ता हूँ हुसैन बुखारी साहिबा की तरफ, टैक्स एक्सपर्ट हैं, मैंने पहले ही बताया। आप क्या समझते हैं कि आने वाले बजट में 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होने चाहिए? देखिए जैसे अभी मलिक साहब ने फरमाया कि कॉर्पोरेट ग्रोथ हमें बहुत ज़रूरत है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बगैर हम टैक्स भी नहीं ले सकते जब तक कि हमारी, क्योंकि टैक्स जो है वो बाय प्रोडक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो सबसे पहले यह है कि फैसिलिटेट किया जाए और आसान किया जाए, टैक्स रेट्स को कम किया जाए। इस वक्त अगर कोई मुझसे आके मशवरा करता है कि जी मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, कोई स्टार्टअप बिजनेस है, तो मेरा उसका हरगिज़ ये मशवरा नहीं होगा कि आप कंपनी बनाएं, क्योंकि कंपनी बनाकर एक तो वो 30% टैक्स दे, ऊपर से उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स प्रोविजंस बेतहाशा लग जाएंगी, और साथ ही ये कि अगर उसकी इनकम नहीं होती, लॉसेस में है, तब भी उस पर टर्नओवर टैक्स है, यानी वो टैक्सेस को निजात नहीं है चाहे वो कुछ भी करे। तो उससे बेहतर है कि आप एज अ सोल प्रोप्राइटर अपना काम करें, आर्म ट्रेड करें। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला ये बन गया है कि जिसको जो काम दिया जाता है वो नहीं करता बल्कि दूसरे से काम करवाता है। तो FBR का भी इस वक्त सबसे बड़ा डिलेमा ये है मेरे नज़दीक कि वो बजाय खुद टैक्स कलेक्ट करने के उसने कोई 70 प्रोविजंस बना दी हैं जो मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारी लगा दी कि भाई दूसरे लोग कलेक्ट करके दें। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा, विद होल्डिंग टैक्स प्रोविजंस की वजह से हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का निज़ाम है वो इनडायरेक्ट में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता जा रहा है, जिससे जो गरीब है उसके ऊपर इसका प्रेशर इतना बढ़ गया है कि टैक्स के रिच और पुअर की डिवाइड उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और जो ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें टैक्स सिस्टम को बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सिर्फ लोगों को बढ़ा देना या लोगों को ज़्यादा सैलरी देने से हम ये नहीं समझ सकते कि ये टैक्स सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। इसके लिए हमें पॉलिसी चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जब टैक्सेशन की बात आती है तो और हम बजट की बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि बजट में 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, आमदनी और अखराजात। और हुकूमतों की आमदनी टैक्सेशन से आती है, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो हजम है बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स की अगर बात की जाए तो उसमें तकरीबन 40% जो है वो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है हुकूमत के पास। तो सिर्फ एक ही जो सेक्टर है ऑयल पे हुकूमत हेविली डिपेंडेंट है। आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जब अभी नीचे हैं और पिछले 2-3 साल से जब वो कम से कम 50% गिर गई हैं तो हुकूमत ने कमी तो की है, लेकिन हम देखते हैं कि उनका टैक्सेशन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और पहले इसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी थी कि ओगरा की वेबसाइट पे पूरी कैलकुलेशन सामने आ जाती थी। फिर इसका ये कहा गया कि हम डीरेगुलेट कर रहे हैं, तो ओगरा ने भी अपनी वेबसाइट से सिवाय मेरे ख्याल में एक शायद मिट्टी के तेल की या किसी और की, मुझे अभी याद नहीं है, उसकी कैलकुलेशन पूरी आती है। और बाकी OMC जो हैं वो डीजल की कैलकुलेशन देती हैं, लेकिन वो भी डीरेगुलेशन नहीं है क्योंकि हमको
मालूम है कि हुकूमत ही अनाउंस कर रही होती है ऑयल प्राइसेस, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और देखते हैं कि हमारे जो ये यंगस्टर्स जब पेश करेंगे बजट, तो वो क्या सजेस्ट करते हैं कि सेल्स टैक्स को कैसे रैशनलाइज किया जाए। आमिर फयाज साहब की तरफ चलते हैं। जी, एप्टमा चेयरमैन, आप क्या समझते हैं कि आने वाले बजट में 2 से 3 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए? मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज इस गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है इस वक्त, वो है आपका ट्रेड डेफिसिट। इस साल, इस माली साल में हमारी टोटल पाकिस्तान की इंपोर्ट्स तकरीबन $50 बिलियन की होंगी। हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स इस साल $20 बिलियन के करीब हैं। तो हमारा तकरीबन $30 बिलियन, $30 बिलियन का इस साल ट्रेड डेफिसिट होगा। और अगर आप अपनी रेमिटेंसेस देख लें तो बामुश्किल $19 बिलियन की रेमिटेंस होगी। यानी कि हमें तकरीबन $11 बिलियन का एक गैप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एडिशनल बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के लिए आप बताइए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे करें? देखिए, मेरे हिसाब से कुरैशी साहब जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पॉलिसी के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। और अगर आप देखें पिछले 70 साल में तमाम ममालिक जिन्होंने तरक्की की है, उसमें जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इन सब ने एक्सपोर्ट ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि 2005 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश से ज़्यादा थी। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $20 बिलियन है, बांग्लादेश अब $30 बिलियन को क्रॉस कर गया है। और ये उसके बावजूद कि हमको GSP प्लस स्टेटस भी मिल गया था। जी, वो भी मिला हुआ है। और इसके अलावा बांग्लादेश कह रहा है कि हम 2020 में $50 बिलियन के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब मैं डॉक्टर महमूद खालिद की तरफ आता हूँ, इकोनॉमिस्ट हैं, आपने इकोनॉमी की बात भी की। आप क्या समझते हैं कि GDP ग्रोथ और इकोनॉमी की तरक्की के लिए हुकूमत क्या 2 से 3 इंपॉर्टेंट इक़दाम करे इस बजट में? मेरा जो नुक्ता नज़र है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा अपने बाकी कोलीग्स के मुकाबले में, और मैं सब एग्री करता हूँ इनकी बातों से। मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ हम अगर सिर्फ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खाते में डालेंगे तो शायद ये कहना गलत हो। हमें अपने प्रोसेसेस को भी देखना है कि हम किस तरीके से उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं। सिर्फ फाइनेंशियल एलोकेशन मसले का हल नहीं है, हमें ये भी देखना है कि बहुत सारे ऐसे इक़दामात जिनकी वजह से हम उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं वो क्या क्या है। तो ये पहली बात है। ठीक है। दूसरी बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि बजट एक ऐसी चीज़ है कि जो आने वाले वक्त की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंसेस को भी इफेक्ट करती है। जैसे अभी हमारा जो बजट जो डेट टू जीडीपी रेशो है 63% है। इसका मतलब है कि आने वाले औकात में हमें इसको वापस करने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो हम आमतौर पे इस प्रोसेस को एक इंस्टीट्यूशनल लेंस में देखते हैं। तो हमारा वो जो इंस्टीट्यूशनल लेंस है वो कहलाता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन लॉ। अब फिर वही बात आ जाती है कि वहाँ पर हम कुछ और कह रहे हैं बाय लॉ, और प्रैक्टिस में हमारी जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं वो कुछ और कह रही हैं। जैसे हमने ये कहा कि हम रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करेंगे, यानी कि जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे टैक्सेस के रेवेन्यू से फुलफिल हो जाने चाहिए, लेकिन वो आज तक अचीव नहीं हो सका। अभी भी हमारा जो स्टेटेड टारगेट है वो है फेडरल फिस्कल डेफिसिट। डॉक्टर साहब, ये तो सारे मसाइल अपनी जगह पे हैं और हर साल हम डिस्कस करते हैं। मेरा जो सवाल था ना कि आप बताएं कि फिर हुकूमत को किस तरीके से करना चाहिए। भी आपने कहा कि प्लान हम करते हैं, हम टारगेट सेट करते हैं, लेकिन सिर्फ टारगेट सेट करने से काम नहीं चलता। आपको पूरा एक प्लान होना चाहिए कि हम इसको ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी जो मैंने एग्जांपल पहले भी दी कि जो टेक्सटाइल पैकेज का भी ऐलान किया, 180 बिलियन का ऐलान कर दिया, लेकिन वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा। आज 5वां महीना जो है वो खत्म होने को आ रहा है, जनवरी के शुरू में आया था और हम देख रहे हैं कि उसमें बिल्कुल जो डिसबर्समेंट नहीं हुई है। तो टारगेट अच्छे बड़े सेट करें, लेकिन पूरा प्लान सामने रखें और फिर प्लान को इम्प्लीमेंट भी करें। यहाँ हम देख रहे हैं, आपने जो 3 चीज़ें कहीं कि कम से कम टेक्सटाइल पैकेज में टारगेट सेट हुआ, प्लान भी सामने, मतलब डिटेल्स पे हम आएंगे बाद में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कमाल साहब, आप लाहौर चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइएगा, और आप ज़ाहिर बजट की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, तो 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप देखना चाहेंगे इस बजट में। एक तो ये है कि हमें अपनी चादर देखते हुए ही पाँव फैलाने चाहिए। ठीक है, मुल्क को और इंडेटेड ना करें, क्योंकि जिस तरह अभी भाई ने, डॉक्टर साहब ने कहा कि फ्यूचर जनरेशन ने वो पे करना है। ठीक है, अब मैं, क्योंकि इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं बात करता हूँ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी इस दफ़ा फिर पिछले साल से कम है। पिछले साल 5.8 थी, इस दफ़ा 5 अचीव हो रही है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 7.7। और इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा टैक्सेस देती है। और उसकी वजह क्या है?
यू हैव राइटली सेड कि दैट इज उस ग्रोथ से आपको रेवेन्यू मिलना है, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लेकिन वहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता क्योंकि आपने वहाँ जीरो टैक्स रखा हुआ है, इनकम टैक्स जीरो है वहाँ पे। अब वो 7.7 के वर्सेस आप 5 ग्रोथ ले रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? किसी ने सर जोड़ के बैठा है, कोई किसी ने मीटिंग की है कम्युनिटी के साथ? इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स साहब जो है ना, वो सबसे ज़्यादा कह लें कि जिनके वो कहते हैं ना नॉट एम्पावर्ड मिनिस्ट्रीज में आ जाते हैं। अच्छा, उसके लिए मेरी एक छोटी सी सजेशन है। आपने कहा ना प्रायोरिटाइज करें, तो मैंने जो मेरा सवाल था ओरिजिनली, अगर आप 2 पॉइंट्स बता दें कि इस तरह से ये होना चाहिए। मैं वही बताने लगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल 2 चीज़ें हैं आपके पास। एक ये है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है पाकिस्तान की, उसको इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए आपको 320 बिलियन रुपीस नहीं चाहिए जो इस दफ़ा रखे गए हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को दिए जाएंगे। इसके लिए सिर्फ आपको चंद बिलियन ही काफ़ी होंगे। उसके लिए क्या है, पाकिस्तान की इस वक्त ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 140 प्लस है आउट ऑफ 190। उसको इम्प्रूव करने के लिए छोटी छोटी रिफॉर्म्स हैं जो सारी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट के साथ शेयर कर चुका है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक फोकस करके उसको इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर द लास्ट 4 years ऑफ द करंट गवर्नमेंट, बेस जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है जो हम इंपोर्ट करते हैं वो 4% बढ़ चुकी है। जब गवर्नमेंट आई थी उस वक्त रॉ मटेरियल जो बेसिक रॉ मटेरियल जो गवर्नमेंट कंसिडर करती 0% पे थे। अब तमाम जो है 3+1 4% पे है। ठीक, आप 4% का रिलीफ रॉ मटेरियल पे देंगे तो तमाम इंडस्ट्री आपको उसके ऊपर वैल्यू ऐड करके ज़्यादा रेवेन्यू दे देगी। ये मेरी 2 गुजारिशात हैं कि इन बेसिक चीज़ों को देख लें, तो हम जो 6% टारगेट कर रहे हैं जीडीपी, हम उससे भी ज़्यादा अचीव कर लेंगे। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान के यूथ में पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड वी आर अनेबल टू डू व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सबके जो है इनिशियल थॉट्स हमारे पास आ गए हैं। अब ये टैक्सेशन के हवाले से जो बात है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और कुछ हमारे मेहमानों ने ऑलरेडी जो है वो मेंशन भी कर दिया, उस पर मैं और एक्सपैंड करूँगा। और ये इसलिए मैं कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी के लिए, बहुत सारे लोग बजट पे इतना ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं हमें तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़र्क पड़ रहा होता है, क्योंकि बजट डॉक्यूमेंट सिर्फ एक अदाद व शुमार नहीं होते, वो हुकूमत की जो पॉलिसी है और जो उसकी थिंकिंग है वो हमको बता रहा होता है। जैसे मैं इस मौजूदा हुकूमत की बात करूँ, और सारा बुरा नहीं है, हमको पता है जैसे 5.3 की जीडीपी ग्रोथ आई है, अच्छी बात है। सीपेक पर जो इतना काम हो रहा है वो भी अच्छी बात है, उस पर वो लोग कहते हैं कि जी तफसीलात आने की ज़रूरत है। लेकिन जब ये हुकूमत आई थी तो पहला जो बजट इन्होंने पेश किया था 2013 में, तो आते ही सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया था 16% से 17%। अगर हुकूमत अपना पहला बजट पेश कर रही है और आते ही सेल्स टैक्स में इजाफा कर रही है, तो वो उसकी थिंकिंग बता रहा है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इन्हिसार करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंडिकेशंस दे रही होती हैं हुकूमत की पॉलिसी का। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोग, पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो देखें और इसमें इन्वॉल्व हों, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी पे असर बिल्कुल होता है। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम अपनी ऑडियंस जो है उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके जहन में क्या बातें हैं और वो बजट में क्या चीज़ देखना चाहती हैं। हमारे साथ रहिए। आपको एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये स्पेशल शो है बजट पे, और जैसे मैंने पहले बताया कि हमने इसमें कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि जो भी बजट हुकूमत पेश करती है उससे हर इंसान की और हर पाकिस्तानी के ज़िंदगी पर असर पड़ता है। लेकिन हमें नौजवानों, ये वो नौजवान हैं जो आगे जाके इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, लिहाजा इनको अभी से इन्वॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे मैंने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि हम वापस आके अपने जो ऑडियंस है उनकी तरफ जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो बताएं कि उनके जहन में 1-2 ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हुकूमत को आइंदा बजट में शामिल करनी चाहिए। तो मैं चलता हूँ ऑडियंस की तरफ। अपना तारुफ कराइए प्लीज़। ख्वाजा खावर रशीद, फॉर्मल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जी, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ लम्स का और जियो का, जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमें बुलाया। इस वक्त मसला ये है कि SROs को बड़ी बेदर्दी से मिसयूज़ किया जा रहा है। अगर मैं ड्यूटी दे रहा हूँ 20%, तो इंडस्ट्री को 5% है। ठीक है। मैं सेल टैक्स 17% अदा कर रहा हूँ तो इंडस्ट्री को 0 है। मैं अगर 6% इनकम टैक्स अदा कर रहा हूँ तो इंडस्ट्री को 1% है। एक तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, तो लिहाजा वही जो हैं बेनिफिट्स कमर्शियल इंपोर्टर को मिलने चाहिए,
जो इंडस्ट्री को मिल रही हैं, ताकि हमारी इंडस्ट्री भी ग्रोथ करे और इसमें ये हो। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा, ब्रीफ रखिएगा प्लीज़। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त विद होल्डिंग लगा हुआ है बैंकिंग सेक्टर पे। गवर्नमेंट कहती है कि हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, जो कि टैक्स नेट को बढ़ाया नहीं जा रहा और उसी पे जोर लगाया जा रहा है जो टैक्स नेट के अंदर मौजूद लोग हैं। ठीक, गवर्नमेंट ने विद होल्डिंग टैक्स लगाया हुआ है पेयर पे भी और नॉन पेयर पे भी। इसमें मेरी तजवीज़ है गवर्नमेंट को कि इसमें बैंकिंग सेक्टर तकरीबन हमारा ख़त्म होने के बराबर है। लोग अपना पैसा क्यों रखें बैंक के अंदर कि जी अपना ही पैसा निकलवाने के लिए टैक्स अदा करें। तो इसमें मेरी तजवीज़ ये है कि नॉन टैक्स पेयर को बेशक 1% लगा दें, लेकिन टैक्स पेयर को 0% लगाना चाहिए, ताकि पैसे की सर्कुलेशन हो। इससे ये हो रहा है कि एक पैरेलल बैंकिंग शुरू हो गई है। ठीक है, स्लिप सिस्टम हो बिल्कुल गया बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट है और इस पे हम और भी डिस्कस करेंगे। मैं आई एम श्योर कि उज़ैमा साहिबा जो है इस पे शी इज़ एन एक्सपर्ट, तो इस पे हम और बात करेंगे। हमने पहले ही कहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस पे जिस तरह से, और मेरी जो इनफॉर्मल गुफ्तगू हो भी रही थी इससे पहले, कि पूरी जो बजट मेकिंग एक्सरसाइज होती है वो बड़ी मेरे ख्याल में एक इंटरेस्टिंग होती है। इस पर हम बात करेंगे। आपका पॉइंट मिल गया, हम अपने दूसरे मेहमानों की तरफ आते हैं। जी, इंट्रोड्यूस कराइए अपने आप का। थैंक यू शुजा। दर्शन सिंह मेरा नाम है और मैं टेक्सटाइल और गारमेंट्स दोनों में हूँ। असल टेक्सटाइल वालों का थोड़ा बहुत मसला ये है कि उनको रिफ़ंड जो क्लेम है वो नहीं मिल रही। एक दूसरा जो जैसे है गारमेंट्स का, अगर आप देखें पाकिस्तान में जितना गवर्नमेंट्स पहले था और बन रहा था, वो आजकल चाइना देखें या बांग्लादेश देखें, पहले भी इन्होंने बात की है, वो हमसे आगे जा रहे हैं। किस वजह से कि रेट्स टैक्सेस के काफ़ी हैं और इनको कम करना चाहिए। हमें मार्केट नहीं मिल रही। जैसे हम एक पेंट बनाते हैं, यहाँ पे 100 रुपये में बनती है, ब्रांडेड जाके वही ख़रीदते हैं हमसे 100 रुपये में और आगे फिर वो इंपोर्ट करती है ब्रांड्स के नाम से, वही हमारी पेंट हमें 1000 रुपये में फिर फ़रोख्त करते हैं। मियाँ फैसल मजीद, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फ्रूट एंड वेजिटेबल। इन हमारा मसला कुछ 100 साल पुरानी मंडियाँ हैं, उनको जदीद किया जाए। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, वही चल रहा है सालों से। वो पुराना 100-150 साल पुराना जो गंद पड़ा हुआ है सारा, लेकिन कोई ख्याल नहीं गवर्नमेंट को कि हालांकि हम टैक्स पेयर है, तमाम ताजर टैक्स देते हैं विद होल्डिंग की शक्ल में, या हमारे जो पर बैग पे एंट्री होती है। दूसरी बात मैडम ने की है कि एक्सपोर्ट का हम जब जाते हैं कि हमें हमारी कंपनी रजिस्टर्ड की जाए, तो वो इतना हमें डरा दिया जाता है कि हम घर बैठ जाते हैं कि नहीं लोकल लेवल पर ही हम ठीक हैं, बाहर तो भेजने का सोचना ही नहीं है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेरे सामने जवाद बैठे हैं और मेरे पुराने कोलीग भी हैं और बहुत सालों से ये बिज़नेस कवर करते हैं, तो मैं जवाद से पूछूंगा कि आप इतने अरसे से बिज़नेस और बजट भी ज़ाहिर कवर करते हैं। जब बजट आता है तो चाहे ये हुकूमत हो कोई दूसरी हुकूमत हो, आपने कोई फ़र्क महसूस किया है कि जो पूरा प्रोसेस होता है और जो सारे मसाइल हम आज भी जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये कुछ बदले हैं, कुछ बेहतरी आई है? दादोशुमार तो कम बेश वही होते हैं, कोई हमें फ़र्क नज़र नहीं आता। FBR की तरफ से डाटा आता है, वो आगे पीछे कर लेते हैं। कहते हैं जी कस्टोडियन है हम अखराजात के और आमदनी के दरमियान, और इनको जो मेरी तजवीज़ है वो ये होनी चाहिए कि कस्टोडियन मुहाफ़िज़ होना चाहिए इनको आवाम का भी। आवाम का बदकिस्मती है कि ये कस्टोडियन नहीं होते। जब हम बात करते हैं बाहर जाकर बजट से पहले भी हम राय लेते हैं आवाम की, तो वहाँ रोना पीटना हमें नज़र आता है, और जब बजट आता है वो सुनते हैं वहाँ पर बड़े ही नारे लग रहे होते हैं, तालियां बज रही होती हैं, डेस्क बजाए जा रहे होते हैं और कापियाँ उछाली जा रही होती हैं। तो जब हम रात को जाके बात करते हैं, 5 बजे बजट आ जाता है, 6 बजे आ जाता है, तो आवाम से बात करें तो वही रोना पीटना कि जी हमें गैस सस्ती नहीं की, बिजली सस्ती नहीं की। तो जाहिर है आवाम के यानी कि वो बुनियादी मसाइल वहीं के वहीं हर साल नजर आते हैं। महंगाई का जो इशू है ना, वो हमें किसी बजट में नज़र नहीं आता। महंगाई कम नहीं होती, बल्कि बजट आने के बाद कोई ना कोई चीज़, हर चीज़, ग्रॉसरी है, फल है, फ्रूट है, बाकी आम कपड़े हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो ये एक अफसोसनाक अमर है कि कोई बजट भी आ जाए, हुकूमती दावे तो यही होते हैं कि बड़े ही पॉजिटिव है, लेकिन आवाम जो होते हैं वो नेगेटिव। ठीक है, ये बड़े इंटरेस्टिंग जवाब ने बात की, उन्होंने जो महंगाई की बात की ना, अब अगर हम ऑफिशियल इन्फ्लेशन का जो रेट देखें तो वो इस वक्त बहुत कम है,
तकरीबन 3 से 4% कहा जा रहा है। तो लेकिन एक आम आवाम उससे रिलेट ही नहीं कर पा रही है, जैसे जवाब हमें बता रहे हैं कि वो उनसे बात करने जाओ तो वो वही रोना पीटना कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हुकूमत के आदमशुमार कुछ दिखा रहे होते हैं महंगाई का जो शरह है उसके हवाले से, और आम लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कुछ पीछे कुछ स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, पीछे प्लीज़ अगर आप माइक पास कर दें। मेरा क्वेश्चन ये कि आज की डिस्कशन और ओवरऑल बजट हमारा कॉन्स्टेंटली फोकस करता है कि हमारी जीडीपी कितनी है, जो कि ज़्यादा क्वांटिटेटिव इंडेक्स है। मेरे ख्याल से हमारी जो बात और जो हम वैसे भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि हम ज़्यादा HDI या HPI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर बात करें, जो कि ज़्यादा रेलिवेंट होगा। उसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सारी चीज़ें और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात होगी। तो उसके ऊपर हमारा बजट फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि पेपर पे अच्छे लगने वाली चीज़ें जो कि जीडीपी होगा या रेवेन्यू ओवरऑल होंगे वो उनको हम दिखा सकें। ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। आप भी, मैं चाहता हूँ आप सर प्लीज़। बेसिकली बजट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक रेवेन्यू साइड होती है और एक एक्सपेंडिचर साइड होती है। अभी तक यहाँ पे जितनी भी डिस्कशन हुई है वो रेवेन्यू को इन्हांस करने के लिए और उसकी कलेक्शन के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है, लेकिन ऑन द अदर साइड जो है वो हम उसकी दूसरे एस्पेक्ट को के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे कि उसके एक्सपेंडिचर्स को कैसे यूटिलाइज़ करना है, उस रेवेन्यू को कैसे यूटिलाइज़ करना है और उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो अगर लास्ट ईयर बजट की फिगर देखी जाए तो दैट इज़ 3.7 ट्रिलियन। उसमें जो है रुपीज़ एक कॉमन मैन इज़ अनेबल टू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उसको गवर्नमेंट को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एनुअली कितने फंड्स रिक्वायर्ड हैं। उसमें बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, गुड फूड और हेल्थ जो है, इसको प्रायोरिटी जो है होनी चाहिए, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द अदर बेसिक नेसेसिटीज़। कोई और पीछे जी। इनडायरेक्ट टैक्सीज़ पे फोकस नहीं आपने करना, जो कि आप हमेशा से करते हो। आपने डायरेक्ट टैक्सीज़ को बढ़ाना है और उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वहाँ से आपने, अगर वो 20% आपकी जीडीपी में देता है तो टैक्सीज़ भी आपने वहाँ से निकालने हैं। और फिर एनएफसी और 18th अमेंडमेंट के बाद आपने फंड्स तो दे दिए प्रोविंसेस को, लेकिन वहाँ से टैक्सीज़ नहीं आपको आ रहे, तो टैक्सीज़ आपने वहाँ से जनरेट करवाने हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है एक्सपेंडिचर वाली साइड। सही है, आपको डिफेंस के लिए एक पर्टिकुलर लेवल तक चाहिए, ओके, वी डोंट डिसएग्री विद दैट। सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए, ओके, एक लेवल तक दो, बट इफ़ यू आर गोइंग टू गिव एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ पर्क्स, दैट्स नॉट फाइन। ठीक है। इसी तरह जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले आपके सेक्टर्स आ रहे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, वाटर सैनिटेशन है। हर साल जब बजट का मौका आता है ना तो बहुत सारे लोग स्पेशली जो ये शोज़ करते हैं इसमें हेल्थ और एजुकेशन की बहुत आती है और होना भी चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना कि जैसे इन्होंने कहा भी कि अब हम 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे चाह रहे हैं कि ग्रेटर ऑटोनॉमी, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे सूबे अपना रोल प्ले कर सकते हैं फॉर रेवेन्यू जनरेशन, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, वो बहुत सारी जगहों पे सूबे अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं और वो वफाक पे डिपेंडेंट है कि जी वो उनकी नज़रें वफाक पे होती हैं कि जी वहाँ से पैसा मिल जाए। एक बड़ी एग्जांपल जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर है, जहाँ पे अरबों डॉलर हमको पता है कि बाहर भी गए हैं, यहाँ भी लगते हैं आउट ऑफ टैक्स नेट। और सूबाई हुकूमत की बात की जाए तो जो उनके रेट्स हैं, आउट ऑफ टैक्स नेट मैंने गलत कह दिया, उसमें टैक्स देते हैं, लेकिन जो रेट्स हैं वो इतने अगेन मज़े का खेज़ मुझे लगते हैं। अगर मैं कराची की एग्जांपल दूं तो वहाँ पे 3 रेट्स चल रहे होते हैं प्रॉपर्टी के। एक एक्चुअल मार्केट रेट होता है। अब पिछले साल हमको पता है कि वफाकी हुकूमत ने आके उस पर टैक्स लगाया, फिर प्रेशर आया इंडस्ट्री से और फिर उन्होंने 3% कह दिया कि 3% पे करें और फिर आप जो है वो बरी उज़्ज़मा हो जाते हैं बाकी टैक्सेस से। सबसे कम रेट उस प्रॉपर्टी पे जो कोई ख़रीदी जाती है वो सूबाई हुकूमत चार्ज कर रही है, जो कहती है कि जी ये हमारे अंदर आता है। तो इन चीज़ों पे भी डिस्कशन करना और उनको देखना बहुत ज़रूरी है। एक और ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर जो हमारा मेन आज का मैं कहूँगा कि स्टार परफॉर्मेंस होनी चाहिए और होगी भी, पूरी उम्मीद है, वो हम अपने लम्स के स्टूडेंट्स जो टीम है उनसे कहेंगे वो अपना बनाया हुआ बजट हमारे सामने पेश करें। हमारे साथ रहिएगा। हम
हम अपने जो हमारा मेन सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और लम्स की जो स्टूडेंट्स की टीम है वो उनको हमने स्टेज पे इनवाइट कर लिया है। इसके जो 2 मेंबर्स अपना बजट पेश करेंगे, हमारे साथ भी हमारी जो डिस्कशन हुई है, हमारे जो पैनलिस्ट हैं यहाँ पे और जो ऑडियंस ने सारी बातें की तो वो आपके दिमाग में रेजोनेट कर रही थी जो और आप देख रहे थे। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान ने फेस की है कि हम एलोकेट तो कर देते हैं बजट फर्ज करें एग्रीकल्चर को, लेकिन हम ये नहीं बताते कि एग्रीकल्चर में एग्जैक्टली क्या होगा, कि जो गैप है बिटवीन द पॉलिसी मेकर एंड द ब्यूरोक्रेट, कि ब्यूरोक्रेट उसको किस तरह आके इम्प्लीमेंट करेगा, वो गैप हम फुलफिल नहीं करते। तो आज मैं आपको कोई ट्रेडिशनल बजट नहीं प्रेजेंट करूंगा, मैं आपको एक पूरी बैलेंस शीट नहीं ला के दूंगा एक बिजनेसमैन की तरह कि जी हमने 2 हफ्ते की डिलिब्रेशन के बाद ये बना ली है। आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन सी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की हमारी प्रायोरिटी है इस वक्त। प्रायोरिटी का ये मतलब नहीं कि बाकी नहीं है, प्रायोरिटी का ये मतलब है कि इनमें इन्वेस्ट करने से ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी और वो क्यों है और उनमें एग्जैक्टली कैसे इन्वेस्ट किया जाए। ये जो अप्रोच है ये सिर्फ मेरी अप्रोच नहीं है, ये एक काफ़ी मशहूर इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज़ विनर है अमात्या सेन, कि आप लोगों को खुद इनेबल करें, यू ब्रिंग इंटरवेंशंस, आप माशरे में ऐसी चीज़ें लेके आएँ, ऐसी प्रोग्राम्स लेके आएँ जिनकी वजह से आपको खुद कुछ ना करना पड़े, आपको लेट से माइक्रो फाइनेंस करें जिसकी वजह से लोग अपने हालात खुद बदलें। एंड दैट्स हाउ गवर्नमेंट प्लेज अ रोल इन इनकलकेटिंग ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो हम आपको डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सा ब्रीफ करेंगे कि इस सेक्टर में मसला क्या है और इस मसले को हल किस तरह किया जा सकता है। हम ये आपको किस तरह बताएंगे, हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी से बताएंगे। हम वी विल यूज़ डिफरेंट स्टडीज़ जो इकोनॉमिस्ट ने थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान की हुई हैं और उन पे इट हैज़ बीन शोन कि अगर आप एग्जैक्टली ये करें, फ़र्ज़ करें एजुकेशन सेक्टर में ये पॉलिसीज़ लेके आएँ तो इतना % इंक्रीज़ आएगा इन क्लास अटेंडेंस, इन स्कूल रिजल्ट्स। सो इसके ऊपर शुरू करेंगे राबिया, डीलिंग विद द एजुकेशन सेक्टर एंड द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑफ द बजट, देन विल कम टू द रेवेन्यू पार्ट ऑफ द बजट। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर पे अगर हम आ जाएं, पब्लिक स्कूल्स का मसला क्या है? हम पब्लिक स्कूल्स तो हमारे हैं, रन करते हैं, लेकिन टीचर्स पब्लिक स्कूल्स के अंदर आके पढ़ाते नहीं हैं। क्वालिटी एजुकेशन लोगों को, बच्चों को नहीं मिलती है। बच्चे स्कूल्स, इस तरह की अगर एजुकेशन आपको मिलेगी तो बच्चों के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो स्कूल्स में जाएं। अब सर पर आइडियाज़ की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसमें वो प्रपोज करते हैं कि अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनाएं फॉर मैनेजिंग स्कूल्स तो दे कैन एक्चुअली इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द स्कूल्स विच आर ऑफ द पब्लिक स्कूल्स इन दिस केस एफिशिएंसी, और they're going to improve the quality of the education as well. There have been studies जिनके ऊपर बेस करके हम लोग ये interventions propose करेंगे। अब अफ्रीका हेल्थ फोरम इज़ एन इंस्टीट्यूट जिनकी स्टडी ने ये स्टडी की है कि हेल्थ सेक्टर में अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनाएं तो दे आर वेरी इफ़ेक्टिव। अब हेल्थ सेक्टर के अंदर हमने पहले बहुत सी इंटरवेंशंस प्रपोज किए हैं, आप बजट इंक्रीज़ कर दें, दैट डज़ नॉट वर्क, आपके डॉक्टर्स नहीं आ रहे, तो इंस्टेड ऑफ दैट अगेन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स आर एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन टू लुक एट। इंडस्ट्री की तरफ देखें, अगर हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बना दें और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करें तो चाइना इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री कैन यूज़ द मैन पावर जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। सर्व पीओप सर्वे जो कि एक्चुअली फाइंड करता है कि आपके हाउस होल्ड्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन गेनिंग दी स्किल्स in being part of the skills training. So demand आपकी है skills training programs के लिए, we just need proper allocation of our budget towards these programs. इंडस्ट्री पे मैं थोड़ी और बात करूँगा। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इंडस्ट्री, हमारे साथ चेयरमैन एप्टमा भी बैठे हुए हैं और उन्होंने एक काफ़ी ही रेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बांग्लादेश हैज़ बीन अट्रैक्टिंग मोस्ट ऑफ आर गारमेंट्स इंडस्ट्री। सो टेक्सटाइल में तो टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने में तो हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज बहुत बड़ा है, लेकिन गारमेंट्स में वी लाई बिलो द चेन, यानी कि अगर आप देखें 1996 में there were around 6,000 garments factories in Pakistan and now they are around, if I'm correct, 480 के around exact एप्टमा की फिगर है जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं पाकिस्तान में। सो वन क्वेश्चन वी शुड आस्क इज दैट वेयर डिड दिस गैप कम फ्रॉम, यानी कि 1996 से आज तक इतना बड़ा फॉल
How did this happen? And one of the major reasons that we have identified is that this gap comes from the minimum wage that is in Bangladesh. So Bangladesh employees are very high skilled, and the minimum wage that they are paid is very low. Pakistan में आप minimum wage बहुत ज़्यादा दे रहे हैं for a very low level of skill. The minimum effective wage जो सारी social security डाल के that's around 16 to 17,000 per month, and compared to 7,000 equaling for currency adjustments, 7,000 in Bangladesh. So you see Pakistan's industry is easily wiped out. And one of the major reforms that you could do is आप minimum wage ख़त्म कर नहीं सकते कि आप हम 17,000 से उठा के हम 10,000 पे लें, ये होने नहीं वाला. One possible policy intervention is कि आप vocational training दें उनको, आप उनकी productivity increase करें. So the amount that you're paying, आप जो 17,000 उनको दे रहे हैं, that comes to worth. अब जो second पाकिस्तान का बड़ा मसला है वो energy. The energy crisis has affected Pakistan tremendously over the last few years, last 2 decades to be precise. Household energy का मसला है और industry का मसला है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ for practical purposes हम सिर्फ household के बारे में बात करेंगे और household की interventions के बारे में बात करेंगे. अब household का मसला किस नौइयत का है? हाउसहोल्ड का मसला एक इंटेंसिटी का है कि बिजली की लोड शेडिंग होती है, और एक एक्सटेंस का है कि कितनी एक्सटेंट पे बिजली पाकिस्तान में आती है. नहीं, कुछ गांव हैं जिनमें बिजली आती नहीं है, ऑफ ग्रिड गांव हैं. सो देयर वाज इंडिया में दिस प्लेस कॉल्ड गुरगांव. वहाँ एक पूरी स्टडी टेड मैकगुएल एंड MIT के और बर्कले के कुछ प्रोफेसर्स थे, उन्होंने एक पूरी स्टडी की थी कि हाउ सोलर माइक्रोग्रिड्स कैन डिसेंट्रलाइज सोलर माइक्रोग्रिड्स कैन इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम. कि डिसेंट्रलाइज सोलर माइक्रोग्रिड्स क्या होते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, आप बापडा को डायरेक्ट पैसे ना दें, आप लो कॉस्ट सोलर माइक्रोग्रिड्स प्रोवाइड करें. एक माइक्रोग्रिड एक गांव में 4 घरों को बिजली देगा. दैट विल बी सेल्फ सफिशिएंट, दैट विल बी लीज टू द हाउसहोल्ड मेंबर्स, यानी कि उनको जितनी बिजली का बिल आया था तकरीबन उतना ही बिल आएगा, और इसमें मिनिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी होगी. सेकंड मसला जो हमारे से ऑडियंस में से किसी ने रेस किया था, विच इज़ के एक एनवायरमेंटल क्राइसिस एट हैंड है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में से फ़िलहाल तो नहीं है ये, बिकॉज दे डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम, लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि लाहौर में दी प्रॉब्लम इज़ सो डीप कि पानी वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन लाहौर विल एंड बाय 2025. लम्स और ड्यूक के प्रोफेसर्स ने स्टडी की थी. स्टडी के रिजल्ट ये हैं कि पानी की कीमत बढ़ाना ही सबसे बड़ा हल है पानी की कंजम्पशन रिड्यूस करने का. दैट इज़ दी ओनली शॉर्ट टर्म रिजल्ट दैट यू कैन डू. लेकिन पानी की कीमत किस तरह बढ़ाई जाए, क्योंकि पानी एक नेसेसिटी है. पानी की कीमत हाउस होल्ड्स को बढ़ाई जाए, सिर्फ पहली बात. दूसरी बात कि पानी की कीमत पाकिस्तान में लाहौर में वासा चार्जेस अराउंड 500 रुपीज़ फॉर एन एवरेज 10 मरले का घर पर मंथ, ठीक है, एंड दैट इज़ वर्ल्ड बैंक का स्टैंडर्ड्स आर अराउंड 800 रुपीज़. सो वी आर वे बिलो दैट. एंड मुझे तो कराची का सोच के जो है, जो आपकी बात कराची इज मच हो रहा है कि वहाँ तो खैर लाइनों का पानी जो है वो बिल्कुल नायाब हो गया है, जो कराची का वाटर एंड सूरेज बोर्ड प्रोवाइड करता है. पता नहीं वो पानी कहाँ जाता है, लोग टैंकर्स पे गुजारा करते हैं, और मैं आपको बता दूँ वहाँ 3,000 गैलन का टैंकर 5,000 का मिलता है. आज हमने आपको थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बजट प्रेजेंट करके दिखाया, और हमने आपको दिखाया कि बजट प्रेजेंट करने से पहले, एक बैलेंस शीट लाने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बजट आप क्यों प्रेजेंट करें, एलोकेशंस क्यों कर रहे हैं. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले प्रॉब्लम को किस तरह हल करना है आइडेंटिफाई करें, बताएं किस तरह हल करना है, और फिर आप फिगर्स लेके आए. कि एक ब्रेक का वक्त हो रहा है यहाँ पे. ब्रेक से वापस आके हम जो बजट पेश किया गया है उस पे अपने पैनलिस्ट से जो है वो चाहेंगे कि वो उनसे सवाल जवाब करें, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं अपने बजट में उसके वाले से अगर ये कुछ और सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी शेयर करें, हमारे साथ रहिए. और फोकस जो था इनके बजट का वो था इनेबलिंग पीपल, और हम भी यही चाह रहे हैं कि हम नौजवानों को इनेबल करें कि वो आगे आएँ और इस पूरे प्रोसेस में, बजट मेकिंग प्रोसेस में शामिल हों. हमारे साथ रहिए.
बजट के स्पेशल प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। लम्स की टीम ने अपना बजट पेश कर दिया है और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनका फोकस था कि लोगों को इनेबल किया जाए। उन्होंने बहुत हेल्थ पे बात की, एजुकेशन पे बात की, वोकेशनल ट्रेनिंग पे बात की। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं हुकूमत के। होता यह है कि वो ट्रेनिंग देते हैं और उसका एक मकसद जो नज़र आता है बुनियादी कि वो हमारी जो अच्छी लेबर है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, फिर वहाँ से जब लोग बाहर जाके काम करते हैं तो रेमिटेंसेस आती हैं। खैर वो भी गलत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पे भी फोकस करना चाहिए और मेरे ख्याल में जो नाफ्टेक है उसका रोल थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। अब मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ आता हूँ और सबसे पहले मैं मंजूर साहब आपसे कहूँगा कि जो बजट पेश किया गया हमारे नौजवानों ने, आपको कैसा लगा और आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे इनको? वेरी अप्रिशिएटिव, बड़ा अच्छा एफर्ट की है और नौजवानों को शामिल होना चाहिए। उनकी तरफ देख के बात करें, उनको और यकीनन आपको आपके लिए क्लैप भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने वेल डन। प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की यही होनी चाहिए कि वो अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करे और दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को देहात की सतह पे लेके जाया जाए। ये जो हम शहरों की तरफ माइग्रेशन करवा रहे हैं, देखें ना, लम्स है तो लम्स का सवाए लाहौर के और कोई जगह ही नहीं है। रहीम यार खां से लोग माइग्रेट हो रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराना। मैंने एक मिसाल दी क्योंकि हम लम्स में बैठे हैं। तो इसी तरह के इंस्टीट्यूट हमें आगे तक लेके जाने चाहिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद प्रिपेयर करके लोगों को लेके हैं। और उसके बाद जो इंडस्ट्री है उसका सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो ये है कि लोड मैनेजमेंट के नाम पे आप देखेंगे इंडस्ट्री जो कॉमन फीडर पे है, जो एसएमईज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, उनकी 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग सारा साल होती है और फिर हफ्ते में एक दिन उनकी स्पेशल लोड शेडिंग होती है। और चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं जी इंडस्ट्री की लोड शेडिंग नहीं हो रही। मुझे लगता है कि लम्स के स्टूडेंट्स को और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को हमारी इंडस्ट्री में जाना चाहिए ताकि वो वहाँ के रियल प्रॉब्लम्स को समझ सकें कि पाकिस्तान में असल क्राइसिस क्या है। जैसे कि अभी कहा गया कि लेबर की सैलरीज का बांग्लादेश के साथ मसला है, हमारी एनर्जी का मसला है, बिल्कुल है, लेकिन आपका एक आदमी 13,000 की सैलरी लेके भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो उसकी क्या वजूहत हैं? और फिर मैं बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट उसको कैसे पूरी सैलरी दे सकता हूँ अगर मेरी इंडस्ट्री जो है वो 8 से 10 घंटे रोज़ाना बंद है और मुझे पता भी नहीं है कि वो किस वक्त बंद होगी, किस वक्त चलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इश्यूज़ हैं, जो सोसाइटी की कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज़ हैं, इसी तरह रिसोर्स में वेस्टेज बहुत है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि आपके पास बेहतरीन दरिया है, आपने उसके अंदर गंदा पानी डाल रहे हैं और उसको पोल्यूटेड कर रहे हैं। फिर जहाँ पे रिसोर्स हैं लोगों की बुनियादी तौर पे अपने घर में कमा के खाने के, मिसाल के तौर पे जंग है हमारे पास तो उसके 2 दरिया लगते हैं, अगर हम वहाँ पे बोटिंग दे दें, इजाज़त दे दें तो बोटिंग के थ्रू वो लोग इतनी फ़िश आपको दे सकते हैं कि आपका पूरा मुल्क खाए और वो खुशहाली रहे। तो हमने अपने जो बेसिक रिसोर्स हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है और उसके थ्रू लोगों को इनेबल करना है कि वो सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। डॉक्टर ज़ैनब बुखारी आपकी तरफ आता हूँ और ख़ास तौर से मैं चाहूँगा कि आप कॉमेंट करें जो राबिया ने 30% का टैक्स इंसेंटिव देने की बात की हमारे टैक्स कलेक्टर्स को, आप क्या समझती हैं? अभी हमने रिसेंटली एक स्टडी की है टुवर्ड्स फ्लैट ब्रॉड बेस्ड टैक्स, उसमें जिक्र यही किया है कि इस वक्त हमारे जो कलेक्टिंग एजेंसीज़ हैं वो तकरीबन 5 या 6 हैं, जिसमें फेडरल भी कवर्ड है और प्रोविंशियल भी कवर्ड है। तो हमें चाहिए एक नेशनल टैक्स अथॉरिटी जिसके पास ना तो सिर्फ कलेक्शन का यानी उनके इख्तियार में कलेक्शन भी हो, बल्कि एक्सपेंडिचर और वो भी जिनका आपने चीज़ों का जिक्र किया है, हेल्थ और एजुकेशन। तो उससे ये होगा कि जितना उनके पास कलेक्शन आएगी, उनके पास डेटाबेस के मुताबिक किस किस को कितने फंड्स एलोकेट करने की ज़रूरत है वो भी वो खुद ही डिसाइड करने की जवाज़ होंगी। तो ये हमारी सजेशन काफ़ी अरसे से चल रही है जिसको अभी तक सुना नहीं गया और तवज्जो नहीं है, क्योंकि ज़रूरी है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस का इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है अगर मुल्क ने सही तरीके से तरक्की करनी है। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि इस वक्त अगर हम टैक्स टू GDP रेशो निकालें तो उसमें जो डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स एज एन ऑन रियल इनकम वो सारे का 2 या 3% ही बनता है, जो बिल्कुल एक प्रोडक्टिव और एक अच्छी बात नहीं है। और उसकी वजह से जो आपको माशरे में इतनी टैक्स वो जो रिच पुअर डिवाइड जो आपको नज़र आ रही है, ये इसी वजह से नज़र आ रही है कि जो केपेबल हैं लोग देने के,
जो हमारे हिसाब से, हमारी अपनी भी एक स्टडी है जिसके मुताबिक 20 मिलियन लोग इस वक्त केपेबल हैं जो पूरे मुल्क का भार उठा सकते हैं, और जो बाकी जिन 60-70 मिलियन के से जो हम टैक्स ले रहे हैं, बिकॉज बच्चे तो उसमें से माइनस हो जाते हैं और बूढ़े ज़ईफ़ लोग माइनस हो जाते हैं जो नॉन इनकम अर्निंग है पॉपुलेशन है, लेकिन 20 मिलियन इस काबिल हैं कि पूरे मुल्क का भार उठा सके, और आपके टैक्स का जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो है तकरीबन 8 ट्रिलियन। तो अगर आपको 8 ट्रिलियन अगर आप जनरेट कर सकते हैं तो आपकी तो सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो जाएंगी ना। ठीक है, लेकिन वो हमारी वो विल ही नहीं है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो पीपल्स वेलफेयर नहीं है। आमिर फयाज साहब की तरफ चलते हैं जी, एप्टमा चेयरमैन। जो हम बात करते हैं कि जी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की गवर्नमेंट ने पिछले 3-4 साल में, यस कुछ एरियाज़ में उन्होंने मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव की, जीडीपी ग्रोथ आपका बढ़ गया है, मगर ये सब का सब आपका जो रिवर्स हो सकता है अगर आपकी ट्रेड डेफिसिट ख़त्म ना हुआ। हम हर साल जाके 10, 12, 15 बिलियन डॉलर नए लोन्स नहीं ले सकते, उन लोन्स के ऊपर हमने सूद भी अदा करना है। बिल्कुल, एक अच्छी बात यह है कि कम अज़ कम हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, या अगर उसको उर्दू में कहते हैं शरह नमू, वो बढ़ तो रही है, 5.3% पे हम पहुंच गए, जो कि एक अच्छा बहुत ही साइन है। लेकिन हम ये भी जानते हैं, और इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर साहब तो वो तो हमको बताएंगे, कहा यह जाता है, और जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि हम ये प्रोग्राम डेडिकेट कर रहे हैं नौजवानों को, तो तकरीबन 20 लाख नौजवान हर साल निकलता है और वो रोज़गार की तलाश में। अगर हमको उन 20 लाख नौजवानों को रोज़गार देनी है तो हमारा जीडीपी ग्रोथ 7% होना चाहिए। इस पे अब आप बताइए। बजट एक रिफ्लेक्शन है गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ का, और उन प्रायोरिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, या ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा मसला है कि हम जहाँ पर अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स या ऑब्जेक्टिव, जैसे अगर एक्सपोर्ट लेड हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, इस टारगेट के अगेंस्ट अपनी एक्टिविटीज़ को देखें कि हमने करना क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें करनी हैं, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट नज़र आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक्सपोर्ट की ही मिसाल लें तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क। वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को उसूलन अपना एक टारगेट रखना चाहिए कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 20 बिलियन से 30, 40 एंड ऑनवर्ड्स किस तरीके से कब किन किन एक्टिविटीज़ के तहत पहुँचेगी। कमाल साहब, मैं समझता हूँ एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ आपको बजट के लिए। ठीक है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है, तो बिजनेस कम्युनिटी किस तरह अपना बजट बनाती है। व्हेन वी रन ए बिजनेस, हाउ डू वी मेक आवर बजट। जब फेडरल गवर्नमेंट बजट बना रही है तो हम भी अपने फाइनेंशियल ईयर का, सारी कंपनीज अपना बजट बना रही हैं। हम बजट इस तरह नहीं बनाते कि पहले हम तमाम मिनिस्ट्रीज से, तमाम अदारों से उनकी विश लिस्ट ले लेते हैं कि जी आप बताएं आपने अगले साल क्या क्या मार्के मारने हैं, और फिर तमाम जो विश लिस्ट जब आ जाती है तो उसका फिर हम पता चलता है कि अच्छा हमें उसके लिए 3.6 ट्रिलियन का रेवेन्यू चाहिए, जो कि लास्ट ईयर का बाय द वे आपका टारगेट था, और उसको हम कहते हैं जी अच्छा ये अब रेवेन्यू टारगेट है तो इसके लिए अब हम सारे जो है ना अपने रेवेन्यू कलेक्शन साइड के नंबर्स जो है ना वो ड्राइव कर लें। सही, माइनस जो डेफिसिट हमें आईएमएफ या बाकी हमारी फोर्सेस जो है ना वो अलाउ करेंगी, and that's how we come up with magic number of 3.6 trillion last year. बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन पहले ये देखता है कि अच्छा मेरे पास ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है, मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ, अच्छा इस ग्रो करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, अच्छा उसके लिए मुझे क्या एक्सपेंडिचर चाहिए। ना कि एक्सपेंडिचर पहले मैं बना लूँ कि मैंने तो मस्ट है कि मैंने 2 बिलियन स्पेंड करने हैं, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। ये बिल्कुल उल्टी गंगा बहने वाली बात हो जाती है। सही। तो बिगेस्ट चैलेंज विच फॉर द लास्ट 4 years ऑफ द करंट गवर्नमेंट वी हैव बीन फेसिंग कि एवरी टाइम देयर इज ए बिगर टारगेट and every time that target is not achieved, to the extent that the people who set the target, they all say we know that we are setting the target, हम ये टारगेट ज़्यादा बड़ा इसलिए रख रहे हैं कि हमें पता है ये तो अचीव नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं अगर है, हम कम रख, नहीं बुराई है, मैं आपको बताता हूँ। टारगेट ऊपर सेट करेंगे ना तो कम से कम चलेगा। 300 मिलियन का आपने किया है, तो अगर उसमें 28 भी आपको आ जाता है तो चलने सही। लेकिन मुल्क इस तरह रन नहीं, जिस तरीके से आता है वो गलत है। मुल्क इस तरह रन नहीं होते, आपको चीज़ों को सीरियस लेना है। ये कोई
बच्चा नहीं है कि उसको कहें कि बेटा आप जो है ना 2 काम कर लोगे तो मैं आपको टॉफ़ी दूंगा, तो कोई नहीं 1 कर लेगा तो फिर भी दे दूंगा। दिस इज़ अ कंट्री, वी आर प्लेइंग विद द फेट ऑफ द कंट्री। ठीक, आपका 3.6 ट्रिलियन का टारगेट था, आपने 3.5 शायद अचीव कर लें बड़ी मुश्किल से। अब PSDP का जो नेक्स्ट टारगेट है वो एहसन साहब ने बता दिया है इस 2.13 ट्रिलियन। अब 2.13 ट्रिलियन का टारगेट तो हमने सेट कर लिया, लेकिन पहले ये बताएं कि उस टारगेट को अचीव कैसे करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका भी। और मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला और अपनी फीडबैक दी, और जो बजट पेश किया हमारे स्टूडेंट्स ने उस पर भी अपनी राय से उनको आगाह किया। और एक दफ़ा फिर मैं लम्स की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने अपना टाइम निकाला और ये बजट प्रिपेयर किया। और मैं समझता हूँ कि जो तजावीज़ आज सामने आई हैं ये तमाम सियासतदानों के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है और वेकअप कॉल भी है, क्योंकि जो मसाइल उन्होंने अपने बजट में मेंशन किए, चाहे वो तालीम के हवाले से हों, सेहत के हवाले से हों, वोकेशनल ट्रेनिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से हों, और उनको ये वो इस बात से पूरी तरह से आगाह हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे सेल टैक्स है उसका बोझ गरीब आवाम पे और मिडिल क्लास पे ज़्यादा पड़ता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करे और डायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा तवज्जो दे। इसके साथ मैं ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो काविश है ये यहाँ आज ख़त्म ना हो जाए। अगले साल लम्स की तरह और भी जो दूसरे तालीमी इदारे हैं पाकिस्तान में वो अपने स्टूडेंट्स की टीम्स बनाएं, उनसे बजट बनवाएं और फिर वज़ीर ख़जाना साहब को अप्रोच करें बजट आने से 2-2.5 माह पहले, और उनके सामने जाके अपनी तजावीज़ उनके सामने रखें ताकि हुकूमत के पास भी वक्त हो कि वो उन तजावीज़ को आइंदा आने वाले बजट में शामिल कर सके। इसके साथ ही मैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आज ख़त्म करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।